अरावली मतलब भारत का वो इलाका जहां जमीन रेत बन चुकी है, जिसकी उम्र लगभग 1.8 बिलियन साल पुरानी है, जब हिमालयस का भी जन्म नहीं हुआ था। हमारे देश का सबसे बड़ा इतिहास मिटाने वाले हैं। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, कॉपर, जिंक, लीड जैसे धातु इसके जमीन के नीचे मौजूद है। लोअर पैलियोलिथिक युग मतलब इंसान के युग का पहला चैप्टर, जहां उस युग के पत्थर के औजार मिले हैं। कभी रात के अंधेरों में, कभी फर्जी लीज के नाम पर, तो कभी कानून में थोड़ा सा बदलाव लाकर। बिल्कुल धरती हमारी माँ है कि उस माँ की हम नालायक औलाद है। अरावली दोस्तों, आजकल हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही है और वो है अरावली की। सोशल मीडिया से लेकर हर घर तक, न्यूज चैनल से लेकर निजी बातों तक। अचानक अरावली देश का सबसे बड़ा मुद्दा कैसे बन गया, जानते आज की इस वीडियो में अरावली का इतिहास। अरावली पर्वतमाला को समझने से पहले हमें समझना जरूरी है कि अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ों का नाम नहीं, बल्कि भारत के जीवन का आधार है, भारत का सांस लेने का पैसेज है। ये माउंटेन रेंजेस दुनिया की सबसे पुरानी रेंजेस में से एक है, जिसकी उम्र लगभग 1.8 बिलियन साल पुरानी है, जब हिमालयस का भी जन्म नहीं हुआ था। ये अरावली पर्वतमाला गुजरात के चंपानेर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर तक फैली हुई है, जिसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर से भी ज्यादा मानी जाती है। ये एक प्राकृतिक दीवार है जो थार रेगिस्तान को दिल्ली और एनसीआर की तरफ बढ़ने से रोकती है। मतलब भारत का वो इलाका जहां जमीन रेत बन चुकी है, और अरावली उस रेत को शहरों तक पहुंचने से रोकती है। अगर ये पहाड़ ना होते तो रेत के तूफान और गर्म हवाएं शहरों को कब का निगल लिए होते। और दूसरी बात, अरावली के माउंटेन का सबसे बड़ा महत्व ये है, ये पानी को जमीन के अंदर रोक कर रखते हैं। ये स्पंज जैसा काम करते हैं, बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा जंगल है जहां वाइल्ड लाइफ है, बर्ड्स है, छोटे छोटे तालाब है, इकोसिस्टम है जो हवा को फिल्टर करते हैं। दिल्ली और एनसीआर के लिए ये एक लंग्स की तरह काम करता है। यदि लंग्स ही खराब हो जाए तो धीरे धीरे शरीर भी कमजोर होने लगता है। इसमें साइंस है, ना कि फिलोसॉफी। अरावली के नीचे सिर्फ पहाड़ी नहीं, बल्कि इतिहास भी दबा हुआ है। मंगरबानी जैसे इलाकों में लोअर पैलियोलिथिक युग मतलब इंसान के युग का पहला चैप्टर, जहां उस युग के पत्थर के औजार मिले हैं। और अब अरावली को तोड़कर हम सिर्फ पहाड़ी नहीं, बल्कि हमारे देश का सबसे बड़ा इतिहास, उन कहानियों को भी मिटाने वाले हैं। 1990 के दौरान जब बदरपुर से एनसीआर में कंस्ट्रक्शन के लिए रेत लाई गई, तो उस रेत में उस जमाने के औजार मिले। ये एक वार्निंग थी, अगर माइनिंग बिना सोचे समझे की गई तो फिर हमारी ये विरासत बिना रिकॉर्ड किए ही मिट्टी बन जाएगी। पर हम सब ने वार्निंग को इग्नोर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इतिहास से ज्यादा जरूरी है पैसा कमाना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अरावली में माइनिंग का प्लान क्यों किया गया? तो इसका सिंपल जवाब है, क्योंकि इसके नीचे कीमती खनिज मौजूद है। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, कॉपर, जिंक, लीड जैसे धातु इसके जमीन के नीचे मौजूद है। और ये सब हम मॉडर्न इंसान के लिए किया जा रहा है। मतलब मॉडर्निटी की भूख धीरे धीरे इस नेचर को निगलने का काम कर रही है। किसी भी देश के सरकार का यह तर्क होता है कि डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए माइनिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि माइनिंग से पैसा आता है, रॉयल्टी मिलती है, लोगों को रोजगार मिलता है। उस समय तो हमें कुछ नहीं लगता है, लेकिन इसका असर तब दिखता है जब धीरे धीरे पानी कम होने लगता है, हवा दूषित होने लगती है, इकोसिस्टम डगमगाने लगता है। इस लॉन्ग टर्म के नुकसान का हिसाब इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि ये नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। आज भी पूरे देश में इलीगल माइनिंग चल रही है, कभी रात के अंधेरों में, कभी फर्जी लीज के नाम पर, कभी गलत लाइसेंस के नाम पर, तो कभी कानून में थोड़ा सा बदलाव लाकर। सबको पता होता है कि सब गलत हो रहा है, लेकिन कोई रोकने नहीं आता है। अथॉरिटी तब आती है जब उनको पैसा लेना होता है, क्योंकि यहाँ पर पैसा सबसे ज्यादा ताकतवर बन चुका है। आज हम सब गर्व से कहते हैं कि धरती हमारी माँ है। बिल्कुल धरती हमारी माँ है, लेकिन हमें यह भी एग्री करना पड़ेगा
कि उस माँ की हम नालायक औलाद है, क्योंकि हम उस माँ को समझने के बजाय हम उस माँ को नंबर और स्केल में नापने लगे हैं। क्योंकि हम आसानी से कह देते हैं कि जो पहाड़ 100 मीटर से कम है वो अरावली का हिस्सा नहीं हो सकता। ये ऐसी बात है जैसे किसी माँ से कह दिया जाए कि माँ आप 100 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं हो, इसीलिए आप हमारी माँ नहीं हो सकती। डेवलपमेंट के नाम पर हम इंसान हर जगह, देश हो या विदेश हो, प्रकृति के सीने में लगातार ड्रिल कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि हमें तुरंत फायदा मिल सके। प्रकृति को हम कुछ दे नहीं सकते हैं, और सच कहे तो इंसान की इतनी औकात भी नहीं है कि वो प्रकृति को कुछ दे सके। पर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए उस प्रकृति को हम जरूर बचा सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से जिंदा है, ना कि प्रकृति हमसे। अगर कल इंसान इस धरती से गायब भी हो जाए तो प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा ये धरती और ज्यादा फल फूलने लगेगी। ये एक कड़वा सच है, जहां से इंसान गायब होता है वहां नेचर धीरे धीरे जिंदा होने लगता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोविड का। कोविड के दौरान जब इंसान अपने अपने घरों में कैद था, तब हवा साफ हुई, नदियां सांस लेने लगी, पेड़ पौधे फल फूलने लगे और पोल्यूशन गिर गया। ये धरती का क्लियर संदेश था इंसान के लिए कि तुम्हारे बिना भी मैं अच्छे से जी सकती हूँ। इस मॉडर्न दुनिया ने दिमाग लगाना तो सीख लिया, पर समझ खो दी। आज इंसान हर जगह घुस गया है, जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में, समुंदर में। हम इंसान को लगता है कि ये धरती इंसान के इस्तेमाल के लिए बनी है, लेकिन सच बात तो ये है, ये धरती इंसान के पहले से थी और इंसान के बाद भी रहेगी। इस माइनिंग का असर भले आज ना दिखे, ये फ्यूचर में तब दिखेगा जब पानी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, गर्मी बढ़ेगी, हवा और ज्यादा जहरीली होगी, फ्लड और ड्रॉट दोनों बढ़ेंगे, तब ये माइनिंग का पैसा किसी काम का नहीं रहेगा। ये वीडियो देखकर कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी भी लग रही होगी, क्योंकि आज ये देश का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा है। फिर 2-4 दिन बाद जैसे ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा, फिर से वैसे ही जिंदगी चलने लगेगी जैसे थी, क्योंकि हम मोमेंट पे रिएक्ट करते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। यहाँ सरकार, अपोजिशन या किसी पार्टी का मुद्दा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए, और वो है पहले धरती बाद में इंसान। क्योंकि जब धरती रहेगी तभी सिस्टम, इकोनॉमी, राजनीति और इंसान रहेगा। कुछ लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो विरोधी है। अपनी अपनी पार्टियों का झंडा लेकर वहां विरोध करना उनका कंपलसरी होता है। और कुछ लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पावर के साथ बने रहना है। यहाँ दोनों गलत है, क्योंकि नेचर को समझने के लिए ना किसी पार्टी के झंडों की जरूरत पड़ती है और ना ही नारों की। यहाँ आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं कि माइनिंग क्या होती है और ये क्यों की जाती है। विरोध करने वाले में से ऐसे कुछ लोग हैं जिनको खुद नहीं पता कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं। बस सरकार के खिलाफ आवाज उठानी है, चाहे मुद्दा कुछ भी हो। यहाँ कौन सही है कौन गलत है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा यहाँ एक ही है कि अरावली को कैसे बचाया जाए, और नहीं बचाया गया तो उसके लिए हर इंसान जिम्मेदार है। और एक सिटीजन होने के नाते मैं भारत सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये पानी, हवा, जंगल हमारा भविष्य है, हमारा इतिहास है। इसे कमजोर करना मतलब हमारी आने वाली पीढ़ियों को लाचार बनाना, इसलिए इसे ना छेड़ा जाए। माइनिंग से अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है, लेकिन जिंदगी घट जाएगी। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खत्म हुई धरती वापस नहीं आ सकती। आपको क्या लगता है, अरावली की माइनिंग होनी चाहिए या नहीं? क्या डेवलपमेंट का नाम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, या फिर सांस लेने लायक हवा भी डेवलपमेंट कहलाती है? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।